फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद रुक्कू में। तो जैसे कि हम ये अध्याय 5 राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य को पढ़ रहे थे, तो इसमें हमने हेडिंग पढ़ी थी कि कुछ लोग शासक कैसे बने। हमने वर्णों के बारे में इसमें पढ़ा, जनपदों के बारे में, महाजनपदों के बारे में हमने इसमें पढ़ा, और हमने इसमें ये जो कर व्यवस्था थी तो टैक्स के बारे में भी हमने इसमें पढ़ा। देखिए ये जो टैक्स हैं इन सब के प्रकारों के बारे में हमने पढ़ा। अब नेक्स्ट हम हमने लास्ट हेडिंग पढ़ी थी, जो पैराग्राफ पढ़ा था वो ये था, कृषि में परिवर्तन। और ये क्वेश्चन था, क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को क्यों प्रोत्साहन देते होंगे। तो चलिए आज हम अगला पेज पे चलते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं। सूक्ष्म निरीक्षण। अब सूक्ष्म निरीक्षण का मतलब क्या होता है, जब हम किसी चीज़ का या किसी भी बारे में हम बारीकी से अध्ययन करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सूक्ष्म निरीक्षण या गहन जांच। तो देखिए यहाँ पर हम किसके बारे में कर रहे हैं, यहाँ पर हम कर रहे हैं मगध के बारे में। हम यहाँ पर मगध का अध्ययन करेंगे। देखिए मगध जो है ना, भारतीय इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण महाजनपद हुआ है। और मानचित्र 4 पृष्ठ 49 में मगध ढूंढो। तो देखिए 49, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि मगध ढूंढो। तो अब मगध को ढूंढने की क्या आवश्यकता है ना। मगध तो अलग ही दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है ना, वैशाली के नीचे आपको मगध दिख रहा होगा। तो ये जो छोटा सा हमें दिख रहा है एरिया, ये है मगध। थोड़ा बड़ा बन जा रहा है, ये रहा मगध। ठीक है, हमने देख लिया। अब सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। ये देखिए, ये ध्यान रखेंगे कौन कौन सी नदियाँ मगध से होकर बहती थी। एक तो गंगा नदी और दूसरी सोन नदी। ये यातायात, जल वितरण और जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। देखिए गंगा और सोन नदी के बारे में बताया गया है कि यातायात के लिए, जल के वितरण के लिए और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए नदियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित करके सेना के काम में लगाया जाता था। देखिए जो एक हिस्सा था जो कि जंगलों से भरा हुआ था, तो इन जंगलों में जंगली हाथी होते थे। अब उन जंगली हाथियों को पकड़कर उनको सिखाकर यानी कि प्रशिक्षित करके क्या किया जाता था, मगध की जो सेना होती थी उनके काम में लाया जाता था। और यही नहीं, जंगलों से घर, झाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ियाँ भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लोहा अयस्क की खदानें हैं, मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। देखिए यहाँ पर इस पैराग्राफ में मेनली जो बताया गया है, ये बताया गया है कि जो मगध है वहाँ पर क्या क्या रिसोर्सेज थे, क्या क्या सोर्सेज हमें प्राप्त हो सकते थे। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु हुए। देखिए यहाँ पर आप शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। बिहार में राजगृह, आधुनिक राजगीर, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि आज का पटना है, को राजधानी बनाया गया। देखिए इस पैराग्राफ में बताया गया है शासकों के बारे में, खासकर किसके बारे में, जो महत्वपूर्ण शासक हुए थे उनके बारे में, जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु और महापद्मनंद। देखिए जो मगध है ना, मगध पे मुख्यतः 3 वंशों ने शासन किया, हर्यक वंश, शुनाग वंश और नंद वंश। तो ये जो महापद्मनंद है, तो महापद्मनंद नंद वंश से संबंधित ही शासक थे। आगे चलते हैं। 2300 साल से भी पहले की बात है। मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। अब देखिए सिकंदर के बारे में कौन नहीं जानता। सिकंदर के बारे में तो कोई ही ऐसा होगा जिसने इतिहास पढ़ा और उसने सिकंदर का नाम नहीं सुना। तो कौन था ये? मैसिडोनिया का राजा था और यह विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। भारत के शासकों के पास पैदल रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। देखिए सिकंदर आ तो गया, ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप के पास आ तो गया और जो हम व्यास नदी है वहाँ तक पहुँच तो गया, लेकिन उसने जब मगध की ओर वो जाना चाहा तो उसके सिपाहियों ने मना कर दिया। उसके सिपाही डरे हुए थे क्योंकि उनको पता था कि भारत के जो शासक हैं उनके पास पैदल सेना भी है, रथ सेना भी है और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। ठीक है, अब नीचे क्वेश्चन है, इन सेनाओं और ऋग्वेद में उल्लेखित सेनाओं के बीच तुम्हें क्या अंतर दिखता है। तो ऋग्वेद के बारे में आपने जो पढ़ा है उसमें देखिए सेना के बारे में क्या पढ़ा है और फिर इसको उससे कंपैरिजन कीजिए, तब आपको उसका आंसर मिल जाएगा। आगे हम चलते हैं।
वज्जी, देखिए अब हम पढ़ेंगे वज्जी। वज्जी के बारे में पढ़ने से पहले हम इसको पढ़ते हैं जो कॉर्नर में हमें ये दिया हुआ है। गढ़, गढ़ शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया जाता है। और संघ अर्थात संगठन या सभा। तो देखिए ये जो वज्जी है ना, तो वज्जी भी एक तरह का संघ था। अब पढ़ेंगे, जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गढ़ या संघ कहते थे। गढ़ या संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए भी मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कुंभकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। देखिए अब यहाँ पर बताया गया है वज्जी के बारे में और गढ़ और संघ के बारे में। गढ़ और संघ के बारे में क्या है बताया गया, कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे जिसमें प्रत्येक व्यक्ति क्या कहलाता था, राजा कहलाता था। और ये जितने भी राजा हैं ना, ये जितने भी अनुष्ठान करेंगे वो भी कैसे करेंगे, एक साथ संपन्न करेंगे। बातचीत भी करते थे कि कौन सा काम किस तरह करना था। और जब उन्हें अपने शत्रुओं के आक्रमण से निपटना होता था तो वो मिलकर चर्चा करते थे। अच्छा, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो रहा है कि इन जो सभा ये जो होती थी सभा, इनमें कौन कौन भाग नहीं ले सकते थे, स्त्रियां, दास और कम्मकार या कुम्हार। ठीक है, अब देखिए बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 6 में पढ़ोगे, दोनों ही गढ़ या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो गढ़ या संघ होते थे वो ऐसी एक राजनैतिक इकाई होती थी जिसमें कई लोग शासक होते थे। एक साथ वो क्या करते थे, शासन करते थे। और जो विभिन्न अनुष्ठान होते थे उनको भी वो एक साथ ही संपन्न करते थे। उनके बीच में ये चर्चाएं होती हैं कि आक्रमणों से बचने के लिए या उनका सामना करने के लिए किस प्रकार हमें क्या करना चाहिए। और इसमें 3 लोग ऐसे थे जो भाग नहीं ले सकते थे, पहली स्त्रियां, दूसरे दास और तीसरे कम्मकार। अब जो गौतम बुद्ध हुए हैं और महावीर स्वामी हुए हैं तो उनको बताया गया है कि ये दोनों ही क्या थे, गढ़ या संघ से संबंधित थे। अब देखिए साथ ही साथ हमें ये पैराग्राफ में ये भी पता चल जाता है कि अगर हमें संघ के जीवन के बारे में पढ़ना है तो हमें बौद्ध साहित्य पढ़ना चाहिए। अब नीचे ये जो बॉक्स दिया गया है इसमें लिखा है वज्जी संघ का यह वर्णन दीघ निकाय से लिया गया है। दीघ निकाय क्या है, एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। अब देखिए अजातशत्रु को ब्रैकेट में अजातशत्रु लिखा गया है, आप अजातशत्रु भी कह सकते हैं इसलिए। और वज्जी संघ, देखिए अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री वस्त्रकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। तब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है। उन्होंने कहा कि वज्जी वासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। और भी आगे पॉइंट है इसमें, और क्या पॉइंट बताए हैं उन्होंने कि वज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गाँवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। अब देखिए वज्जी संघ अन्य महाजनपदों से कैसे भिन्न था, कम से कम 3 अंतर बताओ। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे, लेकिन ये देखो कि कितनी अच्छी बातें बताई हैं गौतम बुद्ध ने। और इससे हम ये भी सीखते हैं कि देखिए उन्होंने क्या है ना, ये जो इतने सारे उन्होंने चीज़ें बताई हैं कि तब तक वज्जी संघ को आप तोड़ नहीं सकते जब तक वो ये करते रहेंगे, ये कार्य वो करते रहेंगे, नियमित सभाएं करेंगे, मिलजुल कर काम करेंगे, जो भी नियम है उनका पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातें मानेंगे, जो महिलाएं होती हैं उनके साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, और जो चैत्य उन्होंने बना रखे हैं शहरों और गाँव में उनका रख रखाव करेंगे, और जितने भी संत होते हैं उन सबका सम्मान करेंगे। अगर जब तक ये काम करते रहेंगे तो वज्जीवासी यानी कि वज्जी संघ को कोई नहीं हरा सकता, वो हमेशा उन्नति के पथ पर अग्रसर रहेंगे। ये गौतम बुद्ध ने कहा था, किससे, अजातशत्रु से। वज्जी संघ के बारे में पूछा था तो उन्होंने ये बताया उनको। अब देखिए ये पूछना क्यों गए थे, ये पूछने इसलिए गए थे कि इसको पढ़ो, कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गढ़ और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में हम अध्याय 10 में पढ़ेंगे। अब देखिए
ये इतने सारे उन्होंने पॉइंट्स बताए हैं कि तब तक आप वज्जीवासियों को नहीं हरा पाओगे जब तक वो ये कार्य करेंगे। तो इससे हम ये भी तो समझ रहे हैं ना कि एकता, यूनिटी कितनी इम्पोर्टेंट होती है। देखिए, जब हम एक रहते हैं तो हम क्या करते हैं, एक दूसरे के विचारों को सम्मान देते हैं, मिलजुल कर काम करते हैं, और जो नियम होते हैं उनका भी हम सब पालन करते हैं। महिलाओं के साथ भी हम अच्छा व्यवहार करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं। तो ये चीज़ तो ये तो एथिक्स में आ गई ना, एथिक्स ये हमारे मोरल्स हो गए। तो ये चीज़ कितनी अच्छी बताई गौतम बुद्ध ने। चलिए आगे चलते हैं। ये अन्यत्र है। इसमें बताया गया है कि अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते हैं। तो एथेंस में कब हो गई थी गणतंत्र की स्थापना? 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसको क्या कहा गया? प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। यह व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी जो दास नहीं थे। वहाँ एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिकों का दर्जा नहीं मिलता था। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों, घरों, कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। अब देखिए, ये अन्यत्र है, इसमें एथेंस के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब ये हमसे लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या एथेंस में वास्तव में जनतंत्र था? जनतंत्र का मतलब हो गया लोकतंत्र। तो आप देखिए, लोकतंत्र की जो विशेषताएं होती हैं वो क्या होती हैं, और यहाँ पर हमें मतलब क्या विशेषता ऐसी है जो लोकतंत्र में होती है और यहाँ पर नहीं दिख रही है। तो देखिए, इस सभा में यहाँ क्या था, देखिए एक बार तो वो कह रहे हैं कि एथेंस के जो लोगों ने शासन व्यवस्था स्थापित की, जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहा गया। ठीक है, अब ये व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली, और जो 30 साल से ऊपर के जितने भी पुरुष होते थे उनको तो पूरी नागरिकता प्राप्त थी, और वो भी वो लोग जो दास नहीं थे। इसका मतलब ये कि अगर जो व्यक्ति 30 साल से ऊपर की एज का है लेकिन वो दास है तो उसको नागरिकता नहीं मिलती थी। और जितने भी महत्वपूर्ण विषय होते थे उनमें निर्णय लेने होते थे तो उससे रिलेटेड 40 बार सभा बुलाई जाती थी। ठीक है, ये तो चलो बुलाई जाती थी, सभा निर्णय लेने के लिए बुलाई जाती है। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। चलो ये भी बात ठीक है। शासन के कई पदों पर नियुक्तियाँ लॉटरियों द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। तो देखिए, सभी नागरिकों को, यानी कि जो नागरिक है जिनको क्या मिल गई है, नागरिकता मिल गई है, उनको अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिला था। तो क्या ऐसा लोकतंत्र में होता है? नहीं होता है। व्यापारियों तथा शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिक अधिकार नहीं मिले थे। एथेंस में खदानों, खेतों और घरों और कार्यशालाओं में काम कर रहे दासों को भी अधिकार नहीं मिले थे। तो क्या लोकतंत्र या गणतंत्र या प्रजातंत्र ये हमें अलाउ करता है कि हम जो खदान में काम करने वाले लोग हो गए, मजदूर हो गए, औरतें हो गई, इनको क्या हो, नागरिक अधिकार ना मिले? ऐसा नहीं होता। ऐसा होता है ना कि सभी को अधिकार मिलने चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमें नहीं लगता कि यहाँ पर क्या था, एथेंस में वास्तव में कोई लोकतंत्र था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।